हेलो सीए फाइनल स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सारंग सीए क्लासेस। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आगे हम, क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमारा थोड़ा टेक्निकल इशू आ गया था, तो उसके आगे से हम कंटिन्यू करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सेल्फ कंस्ट्रक्टेड एसेट्स का पोर्शन, कि कैसे उसकी बुक्स में किस कॉस्ट पे हम रिकॉग्नाइज करेंगे। तो उसके अंदर हमारा एक छोटा सा पॉइंट रहेगा था, इंटर डिपार्टमेंट अगर कुछ भी प्रॉफिट हुआ होगा मेरा, तो उसको भी मैं एलिमिनेट कर दूंगा, मतलब कि कोस्ट का पार्ट नहीं बनाऊंगा, माइनस कर दूंगा अगर कुछ उसके अंदर ऐड है तो इंटर डिपार्टमेंट प्रॉफिट का। और एबनॉर्मल लॉस वाला तो हमने देख ही लिया था, उसमें 1 लाख और 1,50,000 वाला जो हमारा मेटेरियल वेस्ट हुआ था, और 22,000 का मेरा लेबर की कॉस्ट से हमने माइनस किया था। इलस्ट्रेशन की थी जब हमने लास्ट लेक्चर में। तो उसके बाद हम इस लेक्चर में कवर करेंगे डेफर्ड टैक्स क्रेडिट पे। हम कुछ एसेट्स को एक्वायर करते हैं अगर, अब होता क्या है कि मेरे पास इतना पैसा नहीं होता, बट मेरे को कुछ सामान चाहिए, कुछ आइटम्स चाहिए मेरे को। जैसे कि मेरे को मान लो फ्लैट लेता हूँ मैं, आपने देखा भी होगा दिल्ली नोएडा में हम फ्लैट्स लेते हैं तो ईएमआई हमारी उसकी चलती रहती है। तो ईएमआई हमारे ईएमआई पे आपने देखा होगा कि हमें फ्लैट या जो भी हम लेते हैं वो हमें थोड़ा महंगा पड़ता है। तो अगर वो महंगा पड़ता है तो क्या हमें हमें हमारा मेन क्वेश्चन ये है कि हमें उस एसेट को जो भी हमने ईएमआई पे लिया है उसको हम अपनी बुक्स में किस अमाउंट पे रिकॉर्ड करेंगे। जैसे हमने फ्लैट लिया, मान लो 1 लाख की 10 ईयर तक मैं ईएमआई पे कर रहा हूं, तो मेरा कितना होगा 10 लाख। बट 10 लाख पे थोड़े अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी तो ऐड हुई होगी, जो कि इंटरेस्ट का पोर्शन होता है। कोई ऐसे तो है नहीं कि कोई दरिया दिल तो कोई है नहीं कि चलो कोई नहीं, आज आपके पास पैसा नहीं है तो आप बाद में दे देना। नहीं, सभी अपना बेनिफिट देखते हैं। तो उसके अंदर उन्होंने इंटरेस्ट का पोर्शन कुछ होता है जो ऐड किया होता है, तो हमें उस पोर्शन को लेस करने के बाद जो मेरा फिगर आएगा उस फिगर के ऊपर मैं अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करता हूं उस एसेट को। अगर मैं डेफर्ड क्रेडिट पे लेता हूं, मतलब सारी पेमेंट आज ही ना करके फ्यूचर में करता हूं अगर, तो इसका हम कैसे इंटरेस्ट को रिमूव करेंगे। हमारे को क्वेश्चन में उसका डिस्काउंट रेट या इंटरेस्ट रेट वगैरह जो भी है वो दिया होगा, तो हम उस रेट से प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे, आज की प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा लगा के उस रेट पे हम उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उस कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके, तो आइए इसमें देखते हैं अभी क्या लिखा हो। एज्यूम करेंगे इंटरेस्ट इंक्लूड है परचेज प्राइस के अमाउंट के अंदर, जो परचेज प्राइस में हमने लिया। जैसे हमने 10 लाख का बताया कि 10 लाख हमने पे किया जो मेरा परचेज प्राइस था, बट वो सारा मेरा एसेट की वैल्यू नहीं थी, उसके अंदर कुछ मेरा टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी था। इसमें कैलकुलेट करेंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परचेज प्राइस इन दिस केस। इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे परचेज प्राइस की, उसके ऊपर हम रिकॉग्नाइज करेंगे अपनी बुक्स में। तो आइए हम इलस्ट्रेशन 1 इसकी देखते हैं, ऐसे के स्टडी मटेरियल के अंदर। जी हाँ, हमारा ऑन 1 अप्रैल 2001 को एक प्रॉपर्टी है जो ऑफर फॉर सेल हुई है 10 मिलियन की, विद पेमेंट टर्म्स। उसकी पेमेंट टर्म्स क्या क्या है? 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पेमेंट होगी कितने कितने की? 33,33,333 के अकॉर्डिंग एवरी ईयर। कब कब होगी इसमें पीरियड दे रखा है, ओवर ए 2 ईयर पीरियड। पेमेंट्स आर मेड ऑन 1 अप्रैल, मतलब कि जिस दिन हम उसका सौदा कर रहे हैं, एक तो उसी दिन पेमेंट होगी। एक इंस्टॉलमेंट की पेमेंट होगी मेरी 2002 में, मतलब कि 1 ईयर के बाद, और एक होगी मेरी 2003 में, मतलब कि उससे भी 1 ईयर के बाद में। तो हम इसके अंदर इम्प्लिसिट इंटरेस्ट रेट दिया हुआ है, जिससे कि हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। जो मेरा डिस्काउंट रेट है 5.36%। तो इसकी जनरल एंट्रीज पूछी है इन्होंने, कैसे कैसे निकलेगी। तो हम इससे, तो मैं इसमें सोल्व करवाने की जगह आपको लॉजिक बता देता हूँ, ऐसे इन्हें आंसर किया ही हुआ है। तो इसका हम जैसे प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू जो निकलेगी उसके ऊपर हम रिकॉग्नाइज करेंगे। चलो मैं ऐसे ही वाला दिखा ही देता हूँ आपको। जैसे पेमेंट हमने 33 ऐसे ऐसे करके 3 टाइम्स पेमेंट की है। इसका डिस्काउंटिंग फैक्टर दे रखा है 5.36 के अकॉर्डिंग मेरा। ये कैसे आया मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कैलकुलेट करके। ये मैं कैलकुलेटर ले आया हूँ अपना।
आप भी अपना कैलकुलेटर हाथ में रखो और इसको साथ साथ में सोल्व करते जाओ। तो सबसे पहले हम इसका निकालते हैं 1/1.0536, कितना आ गया 949। फर्स्ट ईयर पे इन्होंने 1 क्यों लिया, क्योंकि ये सेम डेट पे है, तो उसमें प्रेजेंट वैल्यू या फिर जो भी पेमेंट होगी उसमें कोई इंटरेस्ट का पोर्शन ऐड नहीं होगा, मतलब वो जीरो पीरियड होगा मेरा ये। जीरो पीरियड, जीरो पीरियड मतलब कि जिस दिन मैं पेमेंट कर रहा हूँ और जिस दिन मैं परचेज कर रहा हूँ, जिस दिन मेरी मतलब कि एक लाइबिलिटी बनती थी पेमेंट करने की और जिस दिन मैं पेमेंट कर रहा हूँ वो दोनों सेम डेट पे हैं, मतलब सेम डेट पे हैं, तो मेरा जीरो पीरियड हो गया, तो उसके अंदर जो पेमेंट हुई है उसके अंदर इंटरेस्ट का पोर्शन इंक्लूड नहीं है। तो 1 अगर फैक्टर लेंगे तो मतलब हम इस पोर्शन को कंप्लीटली अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लेंगे, मतलब इसमें से तो इंटरेस्ट हटाना ही नहीं है क्योंकि इसमें इंक्लूड ही नहीं है। जिसमें इंक्लूड है सिर्फ उसी पोर्शन से तो हटाएंगे हम। तो हम नेक्स्ट जो इंस्टॉलमेंट किए पेमेंट वो किए मैंने 1 ईयर के बाद। 1 ईयर के बाद का हमने ये निकाल लिया यहाँ पे कैलसी के अंदर, आपको दिख भी रहा होगा जो मैंने अभी ये हाईलाइट किया था, जो ये आपको दिख रहा है 949 समथिंग करके, ये मेरा 1 ईयर के बाद का है। तो ये पेमेंट कब करूंगा, 1 ईयर के बाद। 1 ईयर के बाद पेमेंट करूंगा तो तब का प्रेजेंट वैल्यू अगर आज में होगा तो कितना होगा, इसके अकॉर्डिंग मैं अपना एडजस्ट कर दूंगा। और इसके बाद एक टाइम और अगेन मैं इसको इक्वल को प्रेस करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा सेकेंड ईयर का भी ये फैक्टर आ गया, ये देखो सेकेंड ईयर के एंड में इस प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से एडजस्ट करूंगा मैं। तो इन्होंने क्या किया, ये दिस मल्टीप्लाई दिस कर दिया है, तो हमारा ये वाला पोर्शन आ गया, तो ये 95 लाख पे मैं अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लूंगा। इसकी एंट्री होगी मेरी प्रेजेंट, मतलब कि पीपी कितने अमाउंट से रिकॉर्ड करूंगा मैंने 95 लाख से। इसमें हमें दिख रहा था कि 1 CR पे हमने परचेज की, बट 1 CR पे हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, हम इसको 95 लाख पे रिकॉग्नाइज करेंगे। ओके। और इसके बाद बाकी पोर्शन कहाँ जाएगा, टू टू टू। एक तो मैंने इसको पेमेंट कर दिया आज में, तो मतलब कि टू कैश या बैंक, उसमें कितना अमाउंट जाएगा मेरा, ये 33 लाख 33,000 टू, ये मेरा पेबल अमाउंट बन गया। टू पेबल्स में चला जाएगा मेरा बाकी पोर्शन, कितना जाएगा, दिस प्लस दिस, कितना हो गया ये मेरा टोटल 3163,333 प्लस 3003,334 दिस 6166,667। तो मेरी ये वाली एंट्री होगी। अब ये तो हमने इनिशियली रिकॉग्निशन की एंट्री कर दी है, बट इसके अलावा भी तो हमारा और काम होता है। उसके अलावा और क्या होगा हमारा, जैसे कि इस एंट्री के बाद एवरी ईयर भी तो हमारा कुछ अनवाइंड कॉस्ट वगैरह करके हमें करना होगा। तो मैं आपको दिखाई देता हूँ एक बार, ऊपर ऊपर नहीं नीचे दिखा देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस को हम कैसे कैसे अनवाइंड करेंगे, इंटरेस्ट कॉस्ट को, इंटरेस्ट कॉस्ट को कैसे कैसे अनवाइंड करते जाएंगे वो देखो। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सपेंसेस, हमारा सबसे पहले ये, मतलब कि मेरा कहने का मतलब है कि जो 1 साल क्रॉस होने के बाद, मतलब कि मेरा 31 मार्च 2002 को कितनी अमाउंट का इंटरेस्ट वाला पोर्शन होगा और उसमें कितना अमाउंट मेरा प्रिंसिपल का होगा जो पेमेंट हुई है, वो कैलकुलेट करना है मेरे को। 95 लाख था, उसमें से ये तो सेम डेट पे पेमेंट होगी, तो उसके बाद मेरा ये मतलब प्रिंसिपल अमाउंट सारा का सारा ही था, इसमें इंटरेस्ट का कोई पोर्शन नहीं था। तो उसके बाद मेरा जो बैलेंस बचता था इतना 61,66,000। तो इसके ऊपर मेरे को इंटरेस्ट देना पड़ा होगा कितने रेट से, जो हमारा रेट था, इसको एक बार मैं कैलसी को रख ही लेता हूँ चलो, 5.36% के रेट से इसको मैंने निकाला होगा 1 ईयर का रेट, 1 ईयर का। तो 1 ईयर का कितना रेट आया, इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करके निकालता हूँ 330,533। तो इसके मैंने पेमेंट कितनी की थी, पेमेंट की इंस्टॉलमेंट थी 33 लाख समथिंग। अब उस पेमेंट के अंदर मेरा इतना पोर्शन तो
ये वाला पोर्शन तो इंटरेस्ट का इंक्लूड है उसके अंदर जो पेमेंट की है। मतलब कि अगर मैं देखूं 33 लाख मेरा टोटल पीपी के लिए नहीं पेमेंट हुआ है, उसमें से 3,30,000 मेरा इंटरेस्ट की पेमेंट हुई है। तो पीपी के लिए कितना पेमेंट हुआ मेरा? 33 माइनस 330, तो 30,02,800 का आ गया अमाउंट। तो मतलब कि ये वाला पोर्शन मेरा एसेट के लिए पेमेंट हुआ है, एसेट की वैल्यू के लिए पेमेंट हुआ, जो पीपी के अंदर रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ मैं। तो इसके अंदर कैसे करेंगे हम? जो 30,02,800 है, मेरी जो लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी तो ये वाली थी पहले, जो उसकी वैल्यू थी पीपी की, उतनी तो मेरे को पेमेंट करनी थी। अगर उसी दिन कर देता मैं तब तो इतना ही करता, बट 1 साल के बाद कर रहा हूँ तो उसमें से मेरा कुछ तो इंटरेस्ट का पोर्शन हटेगा, और उसके बाद जो मेरा प्रिंसिपल जो कम होगा, सबसे पहले तो इंटरेस्ट से ही कम होगा मेरा, उसके बाद जो होगा वो प्रिंसिपल अमाउंट से कम होगा। तो इसके बाद मेरा बैलेंस कितना बचेगा? ये 31 लाख। तो मैं एक बार ये दिखा भी देता हूँ आपको। 61,66,667 में से मेरा कितना प्रिंसिपल का पोर्शन था? 30,02,800, 31,63,867 ये। अब इसके ऊपर ये मेरा कब की डेट का है? 31 मार्च 2002 को इतना बैलेंस फिर रहता है। अब 31 मार्च 2003 पे जाऊंगा तो मतलब कि 1 ईयर का और डिफरेंस आ गया। तो जो इस दिन मैं पेमेंट कर रहा हूँ 33, इसके अंदर भी कुछ इंटरेस्ट का पोर्शन होगा। तो कितना इंटरेस्ट का पोर्शन होगा उसको मैं इसमें निकाल के अलग से माइनस करके फिर देखता हूँ कितना प्रिंसिपल का मेरा अमाउंट कम होता है। तो इसमें से फिर मैंने इंटरेस्ट का ये अमाउंट निकाला, ये मेरा राउंडिंग ऑफ की वजह से कुछ डिफरेंस आया है। तो हम इसको, अगर आपके केस क्वेश्चन में भी ऐसा कुछ दिखे, ऐसा हो, तो आप जो लास्ट वाला करोगे उसके अंदर कुछ राउंडिंग ऑफ की वजह से डिफरेंस आता है, तो आप एग्जैक्ट ना लिख के इसमें से ना जो भी आपसे नील होता हो वो अमाउंट से यहाँ पे मेंशन कर देना। जैसे कि मैं बता देता हूँ, इसमें आपका 31,63,867 के ऊपर अगर मैं इंटरेस्ट निकालता हूँ 0.536, नहीं जस्ट ए मिनट, 536 नहीं होगा, 0.0536 होगा। तो ये हो गया मेरा 169,583 आया था। तो यहाँ पे 467 क्यों किया? क्योंकि मेरे को इसको नील करना था। सबसे पहले लास्ट वाले के लिए बता रहा हूँ, आप सीधा सा करना, आपको प्रिंसिपल अमाउंट ही तो जीरो करना है ना, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट ही तो खत्म करना आपको जितना, क्योंकि लाइबिलिटी आपकी वही तो बनती है। उसको यहाँ पे इस पोर्शन पे लिख देना, उसके बाद यहाँ पे पेमेंट जितनी आएगी उतना कर देना, और इसका अब रिवर्स कैलकुलेशन करके कर देना। आपका एग्जाम में बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कट होंगे। तो ऐसे करके आ जाना। तो हमने इसके अंदर ये देखा कि डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे कैसे हमने लगा के उसमें से इंटरेस्ट का पोर्शन अलग कर दिया और प्रिंसिपल का पोर्शन अलग कर दिया जो हमने पेमेंट्स की थी उसमें से, राइट। तो ये वाला पोर्शन आपको करना ही करना है। अब इसकी एंट्रीज कैसे होंगी? जो ये वाला पोर्शन है और जो ये पेमेंट हुई है, इनसे हम देखते हैं एंट्री आईसीआई ने क्या क्या की है। इंटरेस्ट एक्सपेंस 330,533, अकाउंट पेबल, तो मैं इसको कैलसी को एक बार बंद कर ही देता हूँ। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना? 330 जो हमने वहाँ पे कैलकुलेशन किया था, और अकाउंट्स पेबल, और इसकी पेमेंट होगी मेरी टोटल। इसके अंदर हम, इन्होंने पी एंड एल की एंट्रीज नहीं दी हैं, बाकी हम पी एंड एल के अंदर भी इसका दिखा सकते थे, इंटरेस्ट एक्सपेंस टू पी, मतलब पी एंड एल टू इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐसे समथिंग करके, बट इन्होंने यहाँ पे शो नहीं किया है। तो मैं आपको, कहाँ गया वो हमारा पोर्शन, हाँ ये। तो कितना था फर्स्ट ईयर के, मतलब 31 मार्च 2002 को? 330,533 का थ्री थर्टी फाइव थर्टी थ्री इतना। और इसके बाद मेरा 30 लाख समथिंग हुआ आया था। उसके बाद टोटल पेमेंट इतनी थी, टू बैंक इतना गया, अकाउंट्स पेबल इतने से कम हो गया लाइबिलिटी, और इतना मेरा मतलब जो प्रिंसिपल वाला पोर्शन है वो ये वाला है कि कितने से कम हुआ है वो आ गया। ये इंटरेस्ट एक्सपेंस जो इतना इंटरेस्ट का पोर्शन था। तो ऐसे ही मेरी 31 मार्च को भी एंट्री हो जाएगी। बस यही एंट्रीज रहेंगी मेरी। तो इसके बाद आगे हम देखते हैं।
तो चलिए हम नेक्स्ट उस पर जाते हैं। हायर परचेज भी सेम ही है, इसके अंदर भी कैश प्राइस वगैरह निकाल के ही करते हो, और ये आप आईपीसीसी में इंटर में बहुत डिटेल में करके आ चुके हो ऑलरेडी। और इसके अंदर हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर, एक्सचेंज ऑफ एसेट। एक्सचेंज हम पहले पैसा दे के ले रहे थे, उसके बाद हमने खुद बनवा ली, और उसके बाद हम ईएमआई पे ले आए। अब भी हमारा मन नहीं भरा, हमारा पेट नहीं भरा, हमारी भूख बढ़ती गई, तो हमने कहा हम हमारे पास पैसा ही नहीं बचा, हमें कोई ईएमआई पे भी नहीं दे रहा, तो हमारे पास कुछ एसेट्स हैं, उनके बदले में दूसरे एसेट दे दो। कैश है, थोड़ा बहुत है, आप दे दो, या फिर आप हमसे ले, हमें दे दो, कुछ भी, मगर एसेट तो इसमें एक्सचेंज होगी साथ में। तो उसकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है हम देखते हैं। जैसे कि उसके अंदर हम जो एसेट आ रही है मेरे पास, उसको अपनी बुक्स में किस वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करूंगा, जो एसेट मैं उसको दे रहा हूं उसको किस वैल्यू पे मैं रिकॉग्नाइज करूंगा अपनी बुक्स में। तो हमारा यही देखना है। जो जा रही है उसको मैं ज़्यादा इज्जत नहीं देता, वो जाने वाले को निकल रहा है तो निकलो, उसके ऊपर मैं ज़्यादा मेहनत नहीं करूँगा। तो मतलब कि आपको आइडिया तो लग ही गया होगा कि मेरे कहने का क्या मतलब है, कि अगर एसेट आप कुछ आउट करते हो, उस एसेट को डी रिकॉग्नाइज किस फिगर पे करोगे, वो होगा आपका एकदम इजी। और एक जो इन कर रहे हो, मतलब आप एसेट ले रहे हो, उसको आप जिस कॉस्ट पे रिकॉग्नाइज करोगे उसके लिए थोड़ी कैलकुलेशन बनानी होगी, बट वो कैलकुलेशन नॉट डिफिकल्ट, मैंने बहुत इजी कर दी है यहाँ पे, शॉर्टकट वे में आपको मेंशन करके नोट्स में प्रॉपरली बना के दिया है मैंने। तो आइए देखते हैं कैसे होगा ये। चलिए चलिए चलिए, जो एसेट मेरी जा रही है, जाने वालों को मैं इज्जत नहीं देता। जो बुक्स जिस अमाउंट में मेरे को अपने बुक्स में दिख रही है वो एसेट, उसी अमाउंट पे निकलो तुम, बाहर हो जाओ, दफा हो जाओ, मेरी आंखों से दूर हो जाओ, उसको निकाल दूंगा मैं। और जो आ रही है उसको हम स्वागत करेंगे अच्छे से। उसका कैसे करेंगे स्वागत आने वाली एसेट का? इफ एक्सचेंज इज अंडरटेकन अंडर कॉमर्शियल सब्सटेंस। हमारे एक होता है कॉमर्शियल सब्सटेंस, एक होता है नॉन कॉमर्शियल सब्सटेंस। सबसे पहले मैं कॉमर्शियल सब्सटेंस, मतलब नॉन नहीं, लैक करता है, लैक करता है कॉमर्शियल सब्सटेंस। तो हम उसका देखते हैं कि कॉमर्शियल सब्सटेंस का मीनिंग क्या होता है। रिकॉग्नाइज एक्वायर्ड एसेट एट कैरिंग अमाउंट ऑफ गिवन, नहीं, कमर्शियल सब्सटेंस का मीनिंग है एग्जिस्ट इफ फ्यूचर कैश फ्लोज रिस्क टाइमिंग अमाउंट आर एक्सपेक्टेड टू चेंज सिग्निफिकेंटली एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। मतलब कि कमर्शियल सब्सटेंस का मीनिंग होता है, कमर्शियल सब्सटेंस कब कहूंगा कि मैं ये एग्जिस्ट करता है, जब मेरे फ्यूचर कैश फ्लोज किसी भी मैनर में उसके रिस्क के रिगार्डिंग टाइमिंग अमाउंट किसी भी वे से एक्सपेक्ट करते हैं कि सिग्निफिकेंटली चेंज हो जाएंगे एज ए रिजल्ट ऑफ दिस एक्सचेंज, तो मेरा वहां पे एक कमर्शियल सब्सटेंस है, अदरवाइज मेरा कमर्शियल सब्सटेंस नहीं है। अब रिस्क, रिस्क के वे में कि मान लो मेरे पास कुछ लैंड है, मेरे पास मान लो कोई बिल्डिंग है मेरे पास एक पाकिस्तान में है, मेरे बाप दादाओं के टाइम के, उस टाइम पाकिस्तान में ली हुई जमीन थी, जो हमारे देश की लड़ाई की वजह से हमें यहाँ आना पड़ा, तो हमारी वो एसेट वहाँ पे छूट गई। तो उस एसेट को हम चाहते थे कि बेच दें, बट कोई खरीदार नहीं था। अभी एक बंदा मिला, वो कहता कि मेरी इंडिया में पड़ी है, वो पाकिस्तान चला गया, मैं पाकिस्तान वाला यहाँ आ गया, तो मेरे को वो एसेट चाहिए होगी। अब कोई एग्री हुआ है कि हाँ एक्सचेंज कर लेते हैं, तो उस वजह से जो मेरी पाकिस्तान वाली एसेट थी उस पर मेरा रिस्क बहुत ज़्यादा था कि क्या पता उसको मैं बेच भी पाऊँ, एनकैश कर भी पाऊँ, ना कर पाऊँ। बट यहाँ अगर इंडिया में मेरे को एक्सचेंज में एसेट मिल जाएगी तो उसका रिस्क चेंज हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे मेरा कमर्शियल सब्सटेंस आ गया। अगर मान लो मेरी कोई ऐसी लोकेशन पे फैक्ट्री या बिल्डिंग थी जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज अगेंस्ट में जा रही थी मेरे फैक्ट्री के, और मेरे को उसकी जगह रिप्लेसमेंट में कोई एक्सचेंज करने को रेडी हो गया, ऐसी लोकेशन पे लैंड या बिल्डिंग फैक्ट्री जो भी है जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज फेवर में है उसके, तो वहाँ पे
भी उसका मतलब रिस्क वहां पे ज्यादा था, क्योंकि वहां पे उसकी फैक्ट्री बंद हो सकती थी, बिजनेस बंद हो सकता था। बट जहां पे उसने अब ली है, तो वहां पे उसका रिस्क की जगह बेनिफिट दे रही है गवर्नमेंट फैक्ट्री लगाने पे। तो मतलब कि वहां पे भी रिस्क कम हो गया। तो उसको भी मैं अपने बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लूंगा। बुक्स में रिकॉग्नाइज कर लूंगा कैसे? एज ए, क्योंकि उसके अंदर कॉमर्शियल सब्सटेंस है, उसके अंदर मेरा कॉमर्शियल सब्सटेंस है। अगर रिस्क में कुछ डिफरेंस आता है, तो मतलब कि मेरा कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। और अगर टाइमिंग में डिफरेंस आता है, टाइमिंग टाइमिंग ये टाइमिंग का क्या मैटर है सर? अभी मैं एक गाड़ी चलाता था जो थी मेरी 10 साल पुरानी, और एक गाड़ी मेरे को मिल रही है जो है सिर्फ 2 साल पुरानी, ओनली 2 ईयर्स। तो उन दोनों एसेट्स की टाइमिंग्स का काफ़ी डिफरेंस है, और उस टाइमिंग की वजह से मेरा काफ़ी डिफरेंस रहता है। जैसे कि एक 2 साल चली हुई, एक 10 साल चली हुई, तो 8 सालों का डिफरेंस है। तो अगर वो डिफरेंस भी एग्जिस्ट करता है, मतलब मेरी पहले थी जो 10 साल वाली थी, उसकी बदले में मेरे को 2 साल वाली मिल जाएगी, तो मेरा तो बेनिफिट हो गया। तो मतलब कि वहां पे भी कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। अमाउंट की अगर मेरे को किसी और अमाउंट पे मिल रही थी, मेरी एसेट जो जाने वाली थी वो कम अमाउंट की थी, आने वाली किसी और अमाउंट की है। मेरा कैश फ्लो जो एसेट जा रही है उससे कुछ और होता था, आने वाली एसेट से मेरा कैश फ्लो कुछ और होता है। कैश आउटफ्लोज में डिफरेंस है, मेरे कैश इनफ्लोज में डिफरेंस है, उनके बेनिफिट्स में डिफरेंस है, टाइमिंग में डिफरेंस है, रिस्क में डिफरेंस है। किसी में भी अगर डिफरेंस हो, और वो भी सिग्निफिकेंट सिग्निफिकेंट चेंज होता हो, सिग्निफिकेंट डिफरेंस हो, तो मेरा वो मतलब कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है। अगर कॉमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करता, तो तो मैं उसको इज्जत नहीं देने वाला ज़्यादा। जो मेरी बुक्स में कैरिंग अमाउंट पे एसेट जा रही है, कहूँगा तेरे जाने से हमें कोई गम नहीं, आने से भी तेरा कोई गम नहीं है। मतलब कि कोई रिस्क में कम नहीं हो रहा, ज़्यादा नहीं हो रहा, कोई टाइमिंग कम नहीं हो रही, ज़्यादा नहीं हो रही। जो मैंने आपको बताया था वो अपोजिट भी हो सकता है, मतलब कि रिस्क कम वाला बताया था मैंने, इसके आगे अपोजिट भी हो सकता है, रिस्क ज़्यादा वाला। टाइमिंग कम की जगह ज़्यादा भी हो सकती है, ज़्यादा की जगह कम भी, कुछ भी हो सकता है। ये दुनिया गोल है, गोलमोल है। ऐसे ही हमारे इंडेक्स हैं जो कि एकदम सीधे साधे हैं। तो रिस्क टाइमिंग अमाउंट एक्सपेक्टेड टू चेंज सब्सिक्वेंटली एज ए रिजल्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। मेरे फ्यूचर के कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड हैं चेंज हो जाएंगे सिग्निफिकेंटली। मेन मैटर करता है मेरा कैश फ्लो। रिस्क की वजह से भी मेरा कैश फ्लो होता, जैसे बिल्डिंग थी मेरी पाकिस्तान में, उसको तो मैं बेच नहीं सकता था, क्या पता पैसा मिले ना मिले। टाइमिंग, उस एसेट से मेरे को कुछ और, जो कार था उससे बेचने से मेरे को कुछ और ही मिलता, उसका कैश इनफ्लो कम होता। तो मतलब कि फ्यूचर कैश फ्लोज में डिफरेंस आ जाता है, वो भी सिग्निफिकेंट। तो मेरा कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, और नहीं करता, अगर लैक करता है कमर्शियल सब्सटेंस, तो मतलब कि मैं उसको इज्जत नहीं दूंगा, कहूंगा कुछ मेरा फायदा तो हो नहीं रहा, ना कुछ नुकसान हो रहा है। तो जिस अमाउंट पे तू जा रही है उसी ऐसे अमाउंट पे तू आ जा। जाती किस अमाउंट पे है? जिस अमाउंट पे मैं अपनी बुक्स में शो कर रहा होता हूँ उसी अमाउंट पे चली जाती है, और उसी अमाउंट पे न्यू एसेट मेरी आ जाती है, अगर कमर्शियल सब्सटेंस लैक करता है। रिकॉग्नाइज एक्वायर्ड एसेट एट कैरिंग अमाउंट ऑफ द गिवन एसेट इवन इफ द फेयर वैल्यूज आर गिवन। हम कैरिंग अमाउंट ऑफ गिवन एसेट पे ही, कैरिंग अमाउंट क्या होती है? जिस अमाउंट पे मैं अपनी बुक्स के अंदर शो करता हूँ एसेट्स को, वो वाली होती है मेरी कैरिंग अमाउंट। अगर उससे मेरे को आउट कर रहा हूँ, जाओ। अगर चाहे एग्जाम में उसकी फेयर वैल्यू भी दी हुई हो एसेट की, कि जाने वाली की ये फेयर वैल्यू है, मतलब कि जाने वाली अगर मैं मार्केट में बेचता तो इतने पे बेच दूंगा, और आने वाली अगर खरीदूंगा तो इतने अमाउंट पे, तब भी मेरे लिए कोई रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि मेरा तो कैश फ्लो में जो फ्यूचर में होने वाला है कोई उस पर फर्क आ ही नहीं रहा। इंडेक्स साफ मना कर देता है कि नहीं, अगर कमर्शियल सब्सटेंस है तभी फेयर वैल्यू खेलना, नहीं तो जिस अमाउंट पे तू एग्जिस्ट करती है जा रही है उसी अमाउंट पे दूसरी वाली आएगी। तो अगर यहाँ पे कमर्शियल सब्सटेंस एग्जिस्ट करता है, तो तो अगर मेरे को इसमें दो केस हो सकते हैं, कि फेयर वैल्यू मेरे को गिवन एसेट की भी दी हुई है, मतलब कि फेयर वैल्यू दी हुई है मेरी
गिवन एसेट की भी, और जो एक्वायर कर रहा हूँ, टेक कर रहा हूँ, उस टेकन एसेट की भी मेरे को फेयर वैल्यू दी हुई है। तो मैं कौन सी वाली लूंगा? और दोनों की दोनों मेरे लिए क्लियरली एविडेंट भी है, क्लियरली एविडेंट हैं। अब ये क्लियरली एविडेंट वाला, दोनों की दो ही मेरे लिए क्लियरली एविडेंट है, मतलब कि दोनों की मैं वैल्यू है जो फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर कर पाता हूँ। मैं क्लियर हूं कि इसकी इतनी ही वैल्यू है, तो मतलब दोनों ही क्लियरली एविडेंट है। अगर दोनों ही क्लियरली एविडेंट हैं तो मैं किसको इज्जत दूंगा? क्योंकि मैं अपने वाले को जो जा रही है उसकी वैल्यू को तो सोच रहा हूँ कि चलो जा रही है, तेरे को वहां तो इज्जत नहीं दी, बुक से तो मैंने तेरे को धक्के मार के निकाल दिया, तो जाते जाते जो आने वाली है ये तो एक्सपेक्ट करूँ कि उतनी तो वैल्यू वो भी देगी। तो उसकी जाने वाली की फेयर वैल्यू पे ही आने वाले की एसेट को मैं रिकॉग्नाइज करूंगा। अरे भाई साहब, और साथ में ये भी तो हो सकता है, हो सकता है कि जो मेरी एसेट जा रही है उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर मैं अपनी आने वाली एसेट को रिकॉग्नाइज करूंगा, और जाने वाली को तो मैं कैरिंग अमाउंट पे निकाल ही दूंगा। बट इज्जत देने के लिए थोड़ा सा ये एक्सपेक्टेशन तो होती है कि मैं, मेरी जो जाने वाली एसेट की वैल्यू है, फेयर वैल्यू इतनी थी, तो आने वाले की भी इतनी ही होगी। अगर दोनों की क्लियरली एविडेंट है तो आने वाली को उतनी भी। प्लस इसमें एक केस और हो सकता है कि इसमें मैं साथ में उसको कैश भी दूं। जैसे कि मैं एक एसेट उसको दे रहा हूं, एसेट देने वाली है मेरी, मान लो एक बिल्डिंग, ये मेरी गिवन जो दे रहा हूं, ये मैं अपनी बुक्स में शो कर रहा था सिर्फ 1 लाख रुपीज की कैरिंग अमाउंट थी। ये है मेरी इसकी, मैं करवा देता हूँ यहाँ पे, ये है मेरी इसकी कैरिंग अमाउंट, और इसकी फेयर वैल्यू है मेरी 5 लाख। ये है मेरी फेयर वैल्यू इसकी, ये बिल्डिंग की है जो जाने वाली है। और आ रही है मेरे पास एक शॉप, शॉप में क्या कर रहा हूँ, टेक, शॉप में ले रहा हूँ, कितने अमाउंट की है उसकी फेयर वैल्यू, मेरे को उसकी बुक्स में क्या अमाउंट पे शो हो रही है मैटर ही नहीं करेगा। मैं सिर्फ ये देखूंगा कि उसकी फेयर वैल्यू कितनी है, कितनी है। ये मान लेते हैं कि उसकी फेयर वैल्यू दे रखी है हमें 6 लाख। तो मैं अपनी बुक्स में किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करूं इसको, 5 लाख पे, 1 लाख पे और 6 लाख पे। इसको मैं रिकॉग्नाइज करूंगा जाने वाली एसेट की फेयर वैल्यू पे, मतलब कि 5 लाख के ऊपर इसको रिकॉग्नाइज करूंगा। तो इसकी एंट्री क्या होगी मेरी, सो एसेट अकाउंट डेबिट, कितने से, 5 लाख से, टू जाने वाली कौन सी थी मेरी बिल्डिंग, कितने से जाएगी, 5 लाख से या 6 लाख से या 1 लाख से। जाने वाले को मैं इज्जत नहीं देता, जितने बुक्स, जितने अमाउंट पे मेरी बुक्स में दिख रही थी उतने से ही बाहर कर दूंगा मैं, कितने से, 1 लाख से ही। तो ये बाकी जो डिफरेंस है, एंट्री तो मेरी ड्यूअल एंट्री वाला कंसेप्ट तो मैच ही नहीं हुआ सर, डेबिट क्रेडिट तो मैच ही नहीं हो रहा इसमें। तो इसका करें क्या? इसके अंदर आपको क्रेडिट साइड में कम दिख रहा है कि मेरी बुक से तो जा रही थी 1 लाख की, और उसके बदले में मेरे को मिल रही है 5 लाख की। तो यहाँ पे आप इसकी फेयर वैल्यू वाला भूल जाओ, आप सिर्फ ये देखो कि अब इस एंट्री के अकॉर्डिंग मेरा क्या हो रहा है। जाने वाली है मेरी 1 लाख की, आने वाली है मेरी 5 लाख की, मतलब कि 1 लाख की एसेट देके मेरे को 5 लाख की मिल रही है, तो क्या मेरा 4 लाख का बेनिफिट। तो इसको क्या करूंगा मैं, बाकी एंट्री एक और कर दूंगा, टू गेन ऑन एक्सचेंज ऑफ एसेट, कितने का, 4 लाख का। और इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा अगर चेंज करके चलें हम, थोड़ा सा चेंज, थोड़ा सा, कैसे, जो हम यहाँ पे एसेट देखा था अभी, ये जाने वाली थी, जाने वाली एसेट थी मेरी इतने की, प्लस में इसको हमने साथ में कैश भी दे दिया, कितना, 1 लाख का हमने इसको कैश भी दे दिया, मतलब कैश पे किया।
जाने वाले। तो इसको क्या करेंगे, जब हम टेकन एसेट की वैल्यू लेते हैं तो जितना मेरा गया पोर्शन उतने की फेयर वैल्यू तो लेते ही थे। अगर इसमें कैश दे रखा है तो मतलब कि जो गई उसकी फेयर वैल्यू इतना तो मेरा गया ही पोर्शन, कि अगर मैं मार्केट में बेचता मेरे को 5 लाख तो मिल जाते उसके। यहाँ पे फेयर वैल्यू लेने का कंसेप्ट लॉजिक यही है कि अगर मैं जो एसेट मेरी दे रहा हूँ उसको बिल्डिंग, वो अगर मैं मार्केट में सेल करता तो मेरे को उसके 5 लाख मिल जाते हैं। अगर नहीं मिले हैं तो अपनी कोई नहीं, एसेट तो आ रही है, मैं अपनी बुक्स में एज ए गेन शो कर देता, और अगर सेल होती तभी मेरा ये गेन तो बनता ही 4 लाख का। तो ऐसे एंट्री ना करके ऐसे घुमा दी है, कान पकड़ ऐसे पकड़ो या ऐसे करके घुमा के पकड़ लो, दोनों बातें एक ही हैं। मेन रीजन ये है कि जाने वाली एसेट को इसीलिए हम इज्जत देते हैं कि हमारी अगर वो एसेट मार्केट में सेल होती तो किस अमाउंट पे सेल होती। अगर अगर वहां से मैं 5 लाख की सेल करके यहां से परचेज करता, मतलब कि मेरे को ये सोप इससे ले पा रहा हूं, मैं सोप ले पा रहा हूं। यहाँ पे आप लॉजिक की बात कर रहे हैं, ऊपर हम कर रहे थे सिर्फ एक रटने वाली बात, यहाँ पे लॉजिक की बात हो रही है। जो मेरी जाने वाली एसेट थी, मैं मानता हूं कि इसको मैंने कैश में ही सारे को डील किया। मान लो अभी एक बार के लिए हम ये कैश वाला कंसेप्ट भूल जाते हैं कि कुछ ये कैश वाला भी है, ठीक है। ये वाला भी नहीं आया मेरे मार्केट में, मेरे इस एग्जांपल में कैश वाला नहीं आया अभी। ये मान लो हमने जो बिल्डिंग थी मेरे को कितने की बेची, 5 लाख की मार्केट में बेची, उससे कैश आया तो मैंने उससे सोप ले ली, चाहे उसकी फेयर वैल्यू 5-6 की हो कितने की हो हमें मैटर नहीं करता, मेरे को एक सोप मिल गई, मतलब कि मेरे को 5 लाख में मिल गई है वो। तो अब मेरी बुक्स में कितने एसेट पे शो होती, 5 लाख पे। अगर मैं सारा कैश कैश खेलता तो 5 लाख पे ही शो करता, वही शो किया। अब इसके अलावा जो एंट्री मेरी कैश की होती, गेन वहां बुक होता। अदरवाइज तो क्या होता, मैं कैश टू बिल्डिंग बिल्डिंग 1 लाख की, और ये कैश आता मेरा 5 लाख, टू यहाँ पे गेन कर देता बुक 4 लाख पे। वही एंट्री ऐसे ना घुमा के हमने डायरेक्ट ऐसे कर लिया, क्योंकि हम डायरेक्ट एसेट ही एक्सचेंज कर रहे हैं। इसका फेयर वैल्यू ऑफ गिवन एसेट लेने का लॉजिक यही है। हम टेकन का क्यों नहीं लेते, क्योंकि टेकन वाला हमारे लिए मैटर नहीं करता है कि हमें उसकी क्या अमाउंट थी, क्या वैल्यू थी। इसी वजह से हमने ये गिवन एसेट की वैल्यू फेयर वैल्यू पे ही लिया, क्योंकि अगर मैं मार्केट में सेल करने जाता तो मेरे को 5 लाख मिल जाते, और उसके बदले में मेरे को एसेट मिली है तो ये एसेट मेरी 5 लाख की है, राइट। और उसके अलावा अगर मैं उसको 5 लाख की, तो चलो मैं वैसे ही उसकी फेयर वैल्यू थी, और अगर मैं साथ में इसको कैश भी पे कर रहा हूँ 1 लाख का, तो मतलब कि मेरी वो एसेट जो आ रही है 5 लाख, तो अगर मैं उस एसेट को बिल्डिंग के फेयर वैल्यू के हो गए, मतलब कि अगर मैं कैश में मार्केट में बेच के उसको पैसा देता तो 5 और एक 6 लाख देता, तो 6 लाख पे मैं इसको अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करूंगा। फिर 6 लाख पे अगर मैं इसमें कैश वाला, मैं इसको सेमी कलर से करता हूँ एक बार, जिस कलर से हमने ये कैश लिखा था, कैश वाली एंट्री होती तो साथ में मेरा 6 लाख हो जाता, मतलब कि 5 फेयर वैल्यू ऑफ गिवन एसेट प्लस कैश। और यहाँ पे मेरा कहाँ डिफरेंस आता, बिल्डिंग तो मेरी 1 लाख से ही होनी थी डी रिकॉग्नाइज, क्योंकि कैरिंग अमाउंट पे जाती है मेरी बिल्डिंग। तो इसके अलावा जो गेन हुआ मेरा, गेन फिर मेरा ज्यादा का हो जाता नहीं, गेन भी इतना ही रहता। क्यों, क्योंकि मैंने कैश पे किया है, तो एंट्री कैश की भी तो करोगे आप, तो आपकी ये वाली एंट्री होती टू कैश साथ में। 100% डेबिट करेंगे 6 लाख से, बिल्डिंग करेंगे क्रेडिट कैरिंग अमाउंट पे, गेन हो गया मेरा 4 लाख। सबसे पहले गेन वाला पोर्शन आप बाद में ही निकालना, सबसे पहले कैश की एंट्री कर देना, उसके बाद जो डिफरेंस आएगा वो आपका गेन। और आपको गेन का एक शॉर्टकट भी बता देता हूं मैं। गेन मेरा मेजरली होता क्या है, गिवन एसेट की वजह से ही आता है, क्योंकि मैं बुक से तो हटाता हूं कैरिंग अमाउंट पे, और जो मेरा अगर मैं उसको कैश में सेल करता तो मेरे को क्यों गेन होता, मतलब कि उसकी फेयर वैल्यू की वजह से गेन आता, या लॉस होता तो फेयर वैल्यू की वजह से लॉस आता। तो उसी पोर्शन को मैं अपने इधर रिकॉग्नाइज कर दूंगा। यहां पे घुमाने वाली बात है, आप लॉजिक समझो। जो मेरी जाने वाली एसेट है
उसकी वजह से मेरा गेन लॉस हो रहा है सिर्फ, कि उसकी फेयर वैल्यू जो जाने वाली एसेट है उसकी फेयर वैल्यू और कैरिंग अमाउंट का डिफरेंस होगा जो, वही मेरा गेन या लॉस होगा। तो अगर आपका क्वेश्चन में, वैसे तो आप इसको एज ए एंट्री का डिफरेंस ही निकालना, बट अगर आपको एक चेक करने का मैंने सिस्टम बता दिया है कि अगर आपकी, इससे आपको वेरीफाई भी हो जाएगा कि आपने जो एंट्री की है पास वो एग्जैक्ट एक्यूरेट की है। अगर आपका डिफरेंस ये 4 लाख मतलब कि 5 - 1 नहीं आया, नहीं ये वाला नहीं, 5 - 1 ये वाला नहीं आया है, मतलब 4 लाख, तो मतलब कि आपकी एंट्री में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। तो आपको वो एंट्री चेक करनी है, दोबारा से अपने लॉजिक्स लगाने हैं। ओके। और ये तो चलो हमने बात कर ली थी कि पैसा दिया, अगर मान लो वो पैसा मेरे को वापस दे देता, तो पैसा वापस आता तो क्या होता, पैसा वापस आता तो अगर ये पेड कैश की जगह मेरा होता रिसीव्ड, मतलब कि एसेट भी मिल रही है मेरे को, कैश भी मिल रहा है, तो उस केस में क्या होता है यहाँ पे कैश अकाउंट, मतलब कि मेरा कैश आ गया साथ में बुक्स में, तो 1 लाख से यहाँ पे कैश सोर्स हो जाता, ये वाली एंट्री गायब हो जाती बस। 4 1 5, नहीं उस केस में मेरा, हाँ इस केस के अंदर मेरा गेन वो नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मेरे को एसेट प्लस कैश दोनों मिले हैं, क्योंकि फेयर वैल्यू तो थी मेरी उस एसेट की जो गई है। तब भी आप अगर देखोगे, मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको एग्जांपल अच्छे से, जो एसेट मेरी गई है उसकी फेयर वैल्यू थी कितनी, 5 लाख, हमने रिकॉग्नाइज कर दी 6 लाख पे, 6 की जगह हम किस पे करते फिर, 5 लाख पे। अगर उससे कैश भी मिला मेरे को 1 लाख और, तो आप एक गड़बड़ कर रहे हो। हमने क्या किया था, अगर कैश आया था तो ऐड किया था, कैश गया था तो ऐड किया था, और कैश आएगा तो लेस कर दूंगा। तो मतलब कि मेरा जो गेन है वो तो यही वाला रहेगा, बट इसमें से जो मैं 5 लाख की मैं अपनी फेयर वैल्यू थी उसमें से 1 लाख का यहाँ पे माइनस कर दूंगा, -1 लाख करके यहाँ पे मैं अपनी बुक्स में शो करूंगा इसको 4 लाख पे, 415, 415 दोनों हो गए मैच। देखो अगर मैं एसेट के साथ में कैश देता हूँ तो टेकन वैल्यू की एसेट निकालते हुए उसमें ऐड कर देता हूँ, वहाँ पे मेरा 6 हो गया था। और अगर मैं उससे कैश लेता हूँ तो फेयर वैल्यू माइनस कैश रिसीव्ड कर देता हूँ, तो गेन पे तो मेरा यहाँ पे डिफरेंस आएगा ही नहीं। तभी मैंने आपको कहा था कि एंट्री आप चेक करना कि आपकी एंट्री सही बन रही है या गलत बन रही है, ये आपका एक चेक भी हो जाएगा, चेक भी हो जाएगा। यहाँ पे आपका चेक हो गया था कि आप कुछ एंट्री गलत कर रहे हैं, अगर आपका ये वाला अमाउंट मैच नहीं कर रहा है तो आप फिर वो देखोगे, फेयर वैल्यू थी मेरी 5 लाख की, जाने वाले की फेयर वैल्यू थी 5 लाख की, और बुक से उसकी कैरिंग अमाउंट थी मेरी 1 लाख की, तो 4 लाख का होना चाहिए था, 4 लाख का गेन हो रहा है और मेरी एंट्री मैच हो रही है 5415, और यहाँ पे 415, तो मतलब एंट्री ओके है। तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हो, एग्जाम में अपनी गलती होने से बचा सकते हो। तो आइए हम इसको देखते हैं, इस पेपर में डिलीट कर देता हूँ सारे को। आप ये नोटिंग्स करते रहो, अगर आपको लगता है कि ये नोटिंग्स आपके लिए थोड़ा अर्जेंट नेसेसरी है, आपको दोबारा से चीज़ों को रिवाइज करने के लिए इनकी रिक्वायरमेंट रहेगी, तो आप इन एंट्रीज को करते रहो, नोटिंग्स करते रहो कुछ कुछ। तो आइए समझते हैं। हाँ, तो अभी देखो मैंने ये वाला कंसेप्ट आपको करवा दिया है। If fair value of both given and taken assets are given and both are clearly evident, ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्लियरली एविडेंट होता क्या है, क्लियरली एविडेंट क्या मैटर है। जब दोनों की फेयर वैल्यू में निकाल सकता हूँ इजीली, तो रिकॉग्नाइज करूंगा एक्वायर्ड एसेट को अदर देन कैश को,
किस पे? अदर देन कैश वाली जो एसेट है उसको फेयर वैल्यू ऑफ गिवन एसेट प्लस माइनस कर दिया मैंने कैश। अब प्लस माइनस कैश क्या है? हमने देखा था कि कैश अगर पे होता है साथ में तो उसको ऐड करेंगे किसमें, जो हम उसकी रिकॉग्नाइज करते हैं। देन रिकॉग्नाइज एक्वायर्ड एसेट। एक्वायर्ड एसेट अदर देन कैश को किस पे रिकॉग्नाइज करेंगे? एट द फेयर वैल्यू ऑफ गिवन एसेट। फेयर वैल्यू गिवन एसेट की प्लस में कैश। कैश कब? जब हम उसको कैश देंगे और उससे कैश लिया है तो उसमें से माइनस कर देंगे। जो आप लास्ट एंट्री हम करते हुए आए थे तो उसमें आप गलती कर देते अगर मैं आपको वो शॉर्टकट लॉजिक ना बताता तो। ओके, अगर मैं उस लॉजिक से ना जाता तो आपकी एंट्री, मेरी भी एंट्री गलत हो चुकी होती। नो एंट्री में एंट्री कर जाते। तो यही दे रखा मैंने नोट में, कैश ऑल्सो पेड तो ऐड करेंगे, कैश ऑल्सो रिसीव्ड तो उसको रिड्यूस करेंगे। गेन लॉस कैसे निकालते हैं हम? फेयर वैल्यू एज पर अबव। जो फेयर वैल्यू आई है मेरी एज पर अबव जो हमने देखा था उसके अंदर गेन लॉस निकालने के लिए उसके अंदर कैश पेड या रिसीव माइनस कर प्लस करेंगे जो भी होगा और उसका कैरिंग अमाउंट ऑफ गिवन एसेट का। तो हमारा हो गया है ये। ओके, टन टन टन। आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत भी नहीं है, करना है तो कर लो क्योंकि हम तो शॉर्टकट से ही जाएंगे अपने। ओके बेबी, अब मेरे को एक ये होता है कि सबसे पहले चलो मैं आपको क्लियरली एविडेंट होता है क्या, कैसे मैं आइडेंटिफाई कर पाऊंगा कि मेरी ये एसेट की वैल्यू क्लियरली एविडेंट, किस एसेट की वैल्यू क्लियरली एविडेंट होगी मेरे लिए। जैसे अब मैं कोई ऐसी एसेट को दे रहा हूं, जैसे मैं अपना एक टीवी था मेरे पास जो पहले टेक्सला विजन के चलते थे, जो कंपनी आज बंद हो चुकी है, जिसका क्लोजर हो चुका है, जिसका भी मार्केट में एक भी आपको टेलीविजन नहीं मिलेगा। तो मेरे पास एक वो पड़ा हुआ है, पता नहीं कौन सी सदी का है, मैंने उसको एंशियंट आइटम्स की तरह इकट्ठा किया हुआ था कि इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। इलेक्ट्रॉनिक्स की एलसीडी वगैरह मार्केट में आ गई हैं तो उसकी वैल्यू अब मेरे को भी नहीं पता क्या है क्या नहीं। तो मतलब कि उसकी वैल्यू मार्केट में, क्योंकि वो सेल होता नहीं है, कंपनी न्यू प्रोड्यूस करती नहीं है, तो उसकी वैल्यू का मेरे को पता ही नहीं है कि किस वैल्यू पे उस आज की डेट में उस टेक्सला विजन के टीवी की क्या वैल्यू है। जब मेरे को उसकी वैल्यू ही नहीं पता तो मैं उसको किस अमाउंट पे करूं कि ये फेयर वैल्यू है, किस मार्क अमाउंट पे सेल करूं उसको मार्केट में, मुझे आइडिया नहीं है। बट हाँ, मेरे को एक पर्सन एग्री हो गया उस टेक्सला विजन के रिप्लेस में एक साइकिल देने के लिए, तो मेरे को उस साइकिल की वैल्यू पता है क्योंकि वो मार्केट में सेल होती है। मेरे को वो 5 ईयर्स चली हुई साइकिल दे रहा है और वो साइकिल की वैल्यू मेरे को पता है। तो उस साइकिल की फेयर वैल्यू मेरे को पता है कि 5 ईयर्स चली हुई इस साइकिल की आज की डेट में कितनी वैल्यू होगी। तो मेरे लिए वो वाली क्लियरली एविडेंट है। क्लियरली एविडेंट मतलब कि जो एसेट्स की वैल्यू मैं आज की डेट में कितने में सेल हो सकती है मार्केट में निकाल सकता हूं, तो मेरे लिए वो क्लियरली एविडेंट है। अगर मैं क्लियरली उसको नहीं बता सकता कि मेरी इस एसेट की वैल्यू ये है, तो मतलब कि वो मेरी क्लियरली एविडेंट नहीं है। और ये क्लियरली एविडेंट नहीं होगी अगर मान लो गिवन एसेट वाले की मेरे को नहीं पता कितने एसेट अमाउंट का है, तो मैं क्या करूंगा? तो मेरी मजबूरी रहेगी कि जो एसेट मैं उससे ले रहा हूं उसकी फेयर वैल्यू के ऊपर ही मैं आने वाली एसेट को रिकॉग्नाइज करूं, और जाने वाली को तो मैं कैरिंग अमाउंट से ही निकाल देता हूं। तो ये इन्होंने सेकंड पॉइंट में दे रखा है, इफ ओनली वन फेयर वैल्यू इज क्लियरली एविडेंट देन रिकॉग्नाइज एक्वायर्ड एसेट अदर देन कैश। ये अदर देन कैश को ही है, क्योंकि कैश को तो हम जो आएगा उसको अपनी बुक्स में डेबिट कर देंगे और जो जाएगा तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे अपनी बुक्स में। एट दैट फेयर वैल्यू विच इज क्लियरली एविडेंट वेदर ऑफ गिवन एसेट और टेकन एसेट। हमने गिवन एसेट वाला तो, अगर गिवन एसेट की ही क्लियरली एविडेंट है तब तो मेरे लिए कुछ डिफरेंस है ही नहीं इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में। अब जाने वाली एसेट की वैल्यू तो मेरे को पता है, और ऊपर वाले में मैंने टेकन जो एसेट हुई थी उसकी फेयर वैल्यू को इज्जत दी ही नहीं थी,
तो मैटर ही नहीं करता कि मेरे को उसकी टेकन वाली एसेट की फेयर वैल्यू पता क्लियरली एविडेंट है या नहीं है। मेरे को वो तभी मैटर करेगी जब मेरी जाने वाली एसेट की फेयर वैल्यू मेरे को क्लियरली एविडेंट नहीं है। अगर एग्जाम में दी भी हो बट क्लियरली एविडेंट ना हो तब भी आप टेकन एसेट की फेयर वैल्यू पे ही रिकॉग्नाइज करोगे टेकन एसेट को। तो इसको टेकन एसेट को, इसके अंदर एक डिफरेंस आपको दिखेगा टेकन एसेट को, देन रिकॉग्नाइज acquired asset at that fair value which is clearly evident whether of given asset। अगर गिवन एसेट की वैल्यू क्लियरली एविडेंट है तो हमने देखा ही था गिवन एसेट प्लस माइनस कैश, ये सब मैंने बोल्ड किया हुआ है। और टेकन एसेट में हम प्लस माइनस कैश नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं बुक्स में रिकॉग्नाइज कर ही रहा हूँ उस पर जो आ रही है। अब कैश दे रहा हूँ नहीं दे रहा हूँ वो मैटर नहीं करता यहाँ पे। ओके ओके, तो यहाँ पे कैश आने जाने की वजह से मेरा गेन या लॉस में डिफरेंस आएगा। यहाँ पे आपका जो मैंने शॉर्टकट बताया था वो वाला नहीं लग पाएगा क्योंकि मेरे को जाने वाली एसेट की फेयर वैल्यू नहीं पता है, आने वाली एसेट की फेयर वैल्यू पता है। आने वाली एसेट की फेयर वैल्यू है मान लो मेरी 5 लाख। साइकिल, मैं छोटी छोटी एसेट्स ही खरीदता हूँ। साइकिल ली मैंने कितने की, 1000 रुपये की। जाने वाली एसेट का मेरे को नहीं पता था, मेरी बुक्स में जो टीवी था वो 500 रुपये का दिख रहा था, तो मैंने कहा निकलो तुम। और मैंने साथ में उसको कैश भी दिया, कहता मेरे को 200 रुपये कैश भी चाहिए, तो 200 रुपये कैश भी दे दिया। तो इसमें मेरे को फेयर वैल्यू गिवन एसेट की दी नहीं हुई है तो यहाँ पे शॉर्टकट लग नहीं पाएगा, तो जो डिफरेंस आएगा वो आपका गेन या लॉस होगा। तो इसमें क्या हो गया, मेरे को 700 रुपये का आइटम मेरी बुक से जा रहा है और 1000 रुपये का आ रहा है, तो मतलब कि मेरा गेन हो गया कितना, 300 रुपये का। 300 रुपया गेन, बहुत मोटा गेन किया है, इतना मोटा गेन। तो ये वाला हमारा आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा। अगर इसके बाद भी आपको कुछ डाउट रहता है तो इसी थोड़ा सा लेक्चर को बैक करके देखो। अगर फिर भी आपको डाउट रहता है तो मुझे व्हाट्सएप पे कहो, मुझे मैसेज करो व्हाट्सएप पे, लेक्चर के नीचे कमेंट करो कमेंट सेक्शन में, जिससे कि मैं आपके इस डाउट को क्लियर कर सकूं नेक्स्ट लेक्चर में। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इफ फेयर वैल्यू इज नॉट गिवन। अगर फेयर वैल्यू मेरी दी ही नहीं हुई है, ना जाने वाले की पता ना आने वाले की पता, तो आने वाले को किस पे रिकॉग्नाइज करूंगा, जिस पे मैंने कहा तू निकल, उसी पे क्या कहूंगा, चल तू भी उसी पे ही आ जा। देन रिकॉग्नाइज एक्वायर्ड एसेट एट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द गिवन एसेट। सेम उसी जैसा है ये जिसमें कमर्शियल सब्सटेंस लैक करता था। ओके बेबी, ये हमारा हो गया है सारा का सारा डन 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 डन। इसके अलावा हमारा कुछ क्वेश्चन होगा इसमें, तो हम उस इलस्ट्रेशन है मेरी इलस्ट्रेशन सेकंड, तो आइए ऐसे के स्टडी मॉड्यूल पे चलते हैं, इलस्ट्रेशन सेकंड के दर्शन करते हैं और उसको सोल्व करेंगे। इट्स ए वेरी वेरी इजी हिट जैम। आइए सोल्व करते हैं आपकी इलस्ट्रेशन सेकंड को। ये तो बहुत ही छोटी दिख रही है सर, शुरू होते ही खत्म हो गई। हाँ जी, आइए करते हैं इसको। प्लूटो लिमिटेड ओन्स लैंड एंड बिल्डिंग विच आर कैरिड इन इट्स बैलेंस शीट एट एन एग्रीगेट कैरिंग अमाउंट ऑफ 10 मिलियन। एक प्लूटो लिमिटेड की लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लूटो लिमिटेड ओन करता है, वो उसका ओनर है प्लूटो लिमिटेड, उसके पास लैंड एंड बिल्डिंग है जो कि कैरिड इन इट्स बैलेंस शीट, मतलब कि इसकी एक कैरिंग अमाउंट दी है। क्या है ये, कैरिंग अमाउंट है, कैरिंग अमाउंट। इतने अमाउंट पे कैरी करती है इनकी बुक्स में, एट एन एग्रीगेट कैरिंग अमाउंट ऑफ कितने पे, 10 मिलियन। उसकी जो फेयर वैल्यू दी हुई है वो सच एसेट उसकी 15 मिलियन की, 15 मिलियन दी हुई है। ये तो बहुत इजी एग्जांपल है, बहुत इजी इलस्ट्रेशन है। मैं आपको उससे भी बड़े बड़े लॉजिक बता के आ चुका हूँ कि कितना भी डिफिकल्ट आपको मिल जाए आप उसको इजीली टैकल कर लोगे एग्जाम में, उसको इजीली सोल्व कर दोगे। आप कहीं भी अटकोगे तो मेरे शॉर्टकट को याद करना, मेरे लॉजिक्स को याद करना, जो इज्जत दे रहा था इज्जत नहीं दे रहा था कहीं वो याद करना, आपको सब याद आ जाएगा। और जो कंसेप्ट मैंने यहाँ पे नोट्स में आपको दिया है आप उसको रट्टा लगा जाओ कि कैश ऐड होगा कैश रिड्यूस होगा, जो भी है वही है,
कितनी भी प्रोबेबिलिटी, कितनी भी पॉसिबिलिटी से आपको एग्जाम में घुमाने की एग्जामिनर कोशिश करे, आपको घूमना नहीं है, आपको बिल्कुल क्लियर रहना है। ओके। तो मैं जहां जहां आप पॉइंट पे घूम सकते थे, वो उन पॉइंट पे मैंने खुद यहाँ पे आपको घूमने का नाटक करके दिखाया। ये ऐसे गलत कर सकते हैं ताकि आपको एग्जाम में उस पॉइंट पे स्टक ना हो। ओके। चलिए, दी फेयर वैल्यू ऑफ सच एसेट, उसकी फेयर वैल्यू लैंड एंड बिल्डिंग की मेरी बुक्स में इतने की दे रखी है, मतलब कि अगर मेरी बुक से जा रही है तो कितने पे, 10 मिलियन पे ही भगा दूंगा मैं। और इसकी फेयर वैल्यू दे रखी है, इट एक्सचेंजेस दी लैंड एंड बिल्डिंग फॉर ए प्राइवेट जेट, ये प्राइवेट जेट ले रहा है। मतलब कि लैंड एंड बिल्डिंग तो थी मेरी कौन सी, ये तो मेरी थी जाने वाली, लैंड एंड बिल्डिंग थी मेरी गिवन एसेट, और ये प्राइवेट जेट है मेरा टेकन एसेट, मतलब कि एक्वायर करने वाला एसेट, विच हैज ए फेयर वैल्यू, कितनी फेयर वैल्यू है इसकी, 20 मिलियन की, एंड पेज एडिशनल 3 मिलियन इन कैश, पे करता है एडिशनल 3 मिलियन कैश में। उसकी फेयर वैल्यू 20 मिलियन की है, मतलब आने वाली एसेट मेरे को 20 मिलियन की मिलेगी और जाने वाली की मेरी सिर्फ 15 मिलियन है। तो अपने उसी लॉजिक को याद करो कि अगर मैं इस एसेट को एक्सचेंज ना करके पहले इस एसेट को मार्केट में बेचता तो कितने की, 15 लाख की मिलती, 15 लाख कैश आता, प्लस मैंने इसको साथ में 3 लाख और दिया, तो मतलब कि 18 लाख ही गया मेरी जेब से। तो 18 लाख जा रहा है, तो 18 लाख पे ही तो रिकॉग्नाइज करूंगा टेकन एसेट को। और ये तो मैंने लॉजिक की बात कर दी। और जो हमारा वहां पे कंसेप्ट था, कंसेप्ट के अंदर अगर मेरी फेयर वैल्यू दी हुई है गिवन और टेकन एसेट दोनों की, तो मैं गिवन एसेट की फेयर वैल्यू पे रिकॉग्नाइज करूंगा जो आने वाली एसेट है, जो मेरा प्राइवेट जेट आ रहा है उसको आने वाली एसेट पे ऐड करूंगा। प्लस अगर मैं उसको कैश भी पे कर रहा हूँ तो उस कैश को भी ऐड करूंगा उसके अंदर। तो आइए देखते हैं कि हम किस अमाउंट पे रिकॉग्नाइज करेंगे। ये मेरी फेयर वैल्यू थी जाने वाले की 15 मिलियन, 15 मिलियन, यस, प्लस प्लस 3 मिलियन इसको कैश पे कर रहा था मैं, 3 मिलियन जो ये यहाँ पे था, 3 मिलियन मैंने इसको कैश पे किया, तो मतलब ये हो गया मेरा 18 मिलियन। 18 मिलियन पे मैं अपनी आने वाले उसको जेट को रिकॉग्नाइज करूंगा, मतलब कि जो प्राइवेट जेट आएगा मेरा वो 18 लाख के ऊपर डेबिट करूंगा मैं। और जाने वाली एसेट कौन सी थी मेरी, जाने वाली थी मेरी लैंड एंड बिल्डिंग, टू लैंड एंड बिल्डिंग, कितने पे गई है मेरी, 10, कैरिंग अमाउंट पे 10 मिलियन, 10 मिलियन। और जो डिफरेंस बचा मेरा, डिफरेंस नहीं, अभी साथ में मेरा कैश भी तो गया है, टू कैश, कैश कितना गया मेरा, 3 मिलियन। तो मेरा डिफरेंस कितना बचा अभी, 10 और 3 13, इधर 18, तो मतलब 5 लैक्स का, 5 लैक्स की डेबिट साइड ज़्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो मतलब कि मेरा गेन, मतलब ये जाने वाला था, ये मेरा आइटम गया है बुक से, ये वाला आया है, तो मतलब ये गेन मेरे को बुक करके उसको इक्वल करना होगा। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा टू गेन ऑन एक्सचेंज बुक 5 मिलियन से। और मैं आईसीआई का आंसर भी देख लेते हैं। आईसीआई का पीपी 18, लैंड एंड बिल्डिंग 10 से, कैश 3, प्रॉफिट 5। ओके। तो आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी अब। और अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा डेप्रिसिएशन वाला, एक बार हम आईसीआई हमारे नोट्स पे ही चलते हैं एक बार के लिए, नोट्स सेक्शन पे। इधर एक ही इलस्ट्रेशन दी हुई थी इसकी, और कमर्शियल सब्सटेंस का मीनिंग हमने देख लिया, सब कुछ देख लिया। अभी डेप्रिसिएशन इसी में करवाऊंगा तो हमारा लेक्चर काफ़ी बिग हो जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि डेप्रिसिएशन को पोर्शंस में करवाऊँ। हम चाहते हैं कि डेप्रिसिएशन, कंपोनेंट, अकाउंटिंग वगैरह सब एक ही लेक्चर में कवर हो जाए। तो इसके लिए मैं एक नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता हूँ। तो तब तक के लिए बाय। तब इस लेक्चर को जरूर रिवाइज कर लेना जो हमने किया था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें बच्चे गलतियां करके आते हैं, जबकि मैंने अपने लॉजिक्स, कंसेप्ट, अपने नोट्स इस तरीके से बनाए हैं कि इसमें गलती होने के चांस रहेंगे ही नहीं, चाहे कितना भी मुश्किल डिफिकल्ट रहे आपके लिए एग्ज़ाम, कैसा भी क्वेश्चन आए। ओके। तो आइए हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आप जो भी आपको टेस्टिव नॉलेज के क्वेश्चंस हो सकते हैं उनको कवर करते रहिए, और डाउट्स आते हैं तो मेरे से पूछिए। और अगर आप चाहते हो कि रिवीजन लेक्चर्स भी इसके अपलोड करूं तो आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए, जिससे कि मैं लेक्चर ख़त्म होने के बाद आपके लिए इंडेक्स 16 का एक रिवीजन लेक्चर भी रिकॉर्ड करके अपलोड करूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय तब तक के लिए।
बाय।